पलवशा कहती है कि मेरा रिश्ता जर्मनी से आया और मेरी शादी हो गई। शादी के बाद शौहर जो है बाहर चला गया। भाई सऊदीया से आया तो आते ही उसने माँ के साथ मेरे साथ झगड़े शुरू कर दिए और मेरी माँ दुनिया से चल बसी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की कहानी जो है बहुत ही अजीबो-गरीब है। मैं सुनते हुए कह लें कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि ये सारी बातें ऐसे भी हो सकती हैं, रिश्ते इस तरह के भी हो सकते हैं। पेशावर के इलाके से तल्लक रखती है ये फैमिली और इस फैमिली की बेटी जो है पलवशा, उसने ये कहानी सारी मुझे सुनाई है और उसने कहा कि मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। अब मैं आपको शुरू से कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी आज से 40 साल पीछे चले जाएँ तो उस वक़्त की है। पलवशा के वालिद जो हैं, अब ये 2 बहन भाई थे और इनकी वालदा थीं। ये 4 लोग घर में रहते थे। इनके वालिद का किसी वजह से इंतकाल हो गया और दुनिया से रुखसत हो गए। उसके बाद इनकी वालदा जवान थी, खूबसूरत थी, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करेंगी, इनको पालेंगी, कोई दूसरी शादी नहीं करेंगी। घर के बहुत से लोगों ने उनसे कहा कि आप शादी कर लें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरे लिए मेरा बेटा और बेटी ही सब कुछ है, मैं शादी नहीं करूँगी। तो वो उसी घर में अपने शौहर की जो जायदाद थी छोड़ी हुई, उसके ऊपर वो इन्हिसार हो गया। कुछ इनकी वालदा ने काम-काज करना और कुछ पैसे कमा के लाने, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बेटी को भी अच्छी तालीम दी, लेकिन बेटा जो था उसने मास्टर्स कर लिया। मास्टर्स होने के बाद बेटे की शादी कर दी और जो बेटा है उसकी अपनी बहन पलवशा के साथ बनती नहीं थी। पलवशा के साथ हर वक़्त वो लड़ता झगड़ता रहता था। ऐसे था जैसे ये दोनों एक-दूसरे के जानी दुश्मन हों। अब पलवशा कहती है कि माँ ने भाई की शादी की तो शादी के बाद जो भाई की बीवी थी वो भी भाई जैसी बन गई। वो भी चाहती थी कि मैं ना भाई के साथ बात करूँ, ना माँ के साथ करूँ, तो वो भी इनके कान भरती रहती थी। पलवशा कहती है कि मुझे एक कमरा दे दिया गया, मैं उसी कमरे में रहती थी और अक्सर औकात भाई जो है मेरे ऊपर हाथ भी उठाता था और मुझे मारता भी था। मेरी माँ जो है वो भी मेरे भाई का साथ देती थी। तो इसी दौरान कहती कि मेरे लिए एक रिश्ता आया। मेरी उम्र कहती निकलती जा रही थी, तकरीबन 30 साल की उम्र हो चुकी थी। जर्मनी से एक फैमिली थी, लड़के ने रिश्ता भेजा, वो हमारे घर आए तो मेरे घरवाले और मेरे रिश्तेदार जो चाचा-ताया और सारे कज़िन्स वग़ैरह हैरान हो गए कि मेरी इतनी अच्छी किस्मत हो गई कि मेरे लिए बाहर से रिश्ता आ गया। तो वो सब परेशान थे। रिश्ता आया, लड़के वाले आए, लड़के के 2-3 भाई दूसरे बाहर थे, वो सारे आ गए। तो इधर देखा, उधर देखा। पहले तो घरवालों की कोशिश थी कि मेरा रिश्ता ना ही हो। मेरी भाभी ने भी बहुत कोशिश की मेरे होने वाले शौहर को फ़ोन करके कि तुम इस पागल को क्यों अपना रहे हो? लेकिन कुदरत ने नसीब में लिखा था वो रिश्ता, तो रिश्ता हो गया। अब वो सब आए, उसके बाद शादी होगी। मेरे घरवालों ने भी कुछ ना कुछ तैयारी की और उन्होंने भी तैयारी की, निकाह हो गया। अब मैं उस लड़के के साथ अपने ही घर में थी। वो मेरे साथ 1 महीना रहा। 1 महीने के बाद जाते वक़्त उसने मेरे भाई से कहा कि इसका पासपोर्ट वग़ैरह बनवाओ और मैं इसको 2 से 3 महीने में बाहर ले जाऊँगा। तो मेरे भाई ने भी कहा ठीक है, मैं इसका पासपोर्ट वग़ैरह बनवाता हूँ। जैसे ही वो मेरे शौहर जो हैं कहती कि वापस चले गए जर्मनी, तो मेरे भाई जो है वो पहले तो उसने थोड़ा बहुत काम किया पासपोर्ट की तरफ, लेकिन मेरी भाभी जो है उन्होंने उसके कान भरे और मेरे भाई ने इस काम को छोड़ दिया। वो उसे कहती थी ये इसके काम है, ये खुद करे, तुम इसमें क्यों इन्वॉल्व होते हो? इसने बाहर जाना है, ये जाए। अब भाभी को पता नहीं किस चीज़ की जेलसी थी, तो वो मुझे इस घर में बर्दाश्त भी नहीं करती थी और घर से बाहर भी नहीं जाने देना चाहती। एक मुलाज़िमा की तरह रखा हुआ था कि मैं घर के सारे काम भी करूँ और उनको खाने भी बना के दूँ। अब भाई जो है उसने मेरी तरफ तवज्जो देनी छोड़ दी और बीच में मुझे एहसास हुआ कि जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं डॉक्टर के पास गई चेकअप के लिए, तो मैं बड़ी खुश थी। डॉक्टर ने चेकअप किया तो चेकअप के बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरे पेट के अंदर रसौली है। अब उस रसौली की बात जो है मेरे शौहर तक पहुँच गई। अब मेरा शौहर जो है वो भी परेशान था। अब इन्होंने यही कह दिया कि इसके पेट में रसौली और ये कभी माँ नहीं बन सकती। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इस चीज़ को देखो या फिर जल्दी से अपना वो पासपोर्ट वग़ैरह रेडी करो ताकि तुम्हें मैं यहाँ ले आऊँ, यहाँ इलाज करवाएँगे, अगर इलाज हो गया ठीक है, नहीं तो मैं दूसरी शादी करूँगी क्योंकि मैंने तो द बच्चों के लिए दूसरी शादी करनी है। इधर कहती कि मेरा भाई जो था वो किसी भी काम में मेरा हाथ नहीं बटा रहा था। वो हर चीज़ को पीछे करता जा रहा था ताकि मैं बाहर ना जा सकूँ। अब ये पलवशा का वहम था या वाक़ई भाई इस तरह से था, इस बारे में मैं कोई कन्फ़र्म नहीं कह सकता क्योंकि मुझे कहानी जो है वो पलवशा ने सुनाई है। उसका भाई जब सामने बैठेगा तो शायद कहानी का दूसरा रुख भी निकल आए। अब पलवशा जो है वो कहती है कि भाई मुझे इस तरह से टॉर्चर कर रहा है, मेरे ऊपर ज़हनी दबाव, मेरे रिश्तेदार सारे मुझे इसी तरह से कहते हैं कि ये पागल है, मरीज़ा है, इसके पास बच्चों को नहीं जाने देना, मुझे एक कमरे में रखना। और मेरी माँ जो है वो भी मेरे साथ कुछ ना कुछ हद तक ये कह लें कि
फ़र्क करती थी, मेरे भाई को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देती थी और मुझे कम देती थी। अब भाई जो है उसने इसी दौरान क्या किया कि अपना सऊदीया का वीज़ा लगवाया और सऊदी अरब चला गया। मेरे जो सारे काम थे वो पीछे रह गए और मेरा जो शौहर था उसने भी मुझसे बातचीत कम कर दी। अब मेरा शौहर 2 ढाई साल के बाद आया और यहाँ पर 2-3 महीने मेरे साथ रहा और उसने कुछ डॉक्टरों को चेकअप करवाए, उसके बाद वो वापस चला गया। भाई जो था वो सऊदीया था, मैं और अम्मी घर पे होते थे। मेरी शौहर से बात तो होती थी लेकिन उसका मुझ में इंटरेस्ट कम होता जा रहा था। करते-करते तकरीबन 10 साल गुज़र गए और 10 साल के बाद मेरे शौहर ने मुझे तलाक भेज दी। अब भाई को बताया कि मुझे तलाक हो गई है, उसने कुछ नहीं कहा और भाई ने इस दौरान कभी मेरे शौहर से ये नहीं कहा था कि आपने इसको कहा था कि मैं साथ ले जाऊँगा, आप क्यों नहीं लेके जा रहे? ये आपकी है, आपके साथ निकाह कर दिया तो आप इसको अपने साथ लेके जाओ या इसको अलग घर लेके दो ताकि ये अपनी ज़िंदगी खुशी से गुज़ार सके। मेरी माँ ने भी कभी ये सवाल नहीं किया था। अब मुझे जब तलाक हो गई तो उसके बाद मैं फिर उसी घर में मेरे साथ वही ज़्यादती, वही जबर जो मैं बचपन से बर्दाश्त करती आ रही थी, सब कुछ चल रहा था। भाई सऊदीया में था और मेरी एक और लड़का जो कि बाहर ही था, उसके साथ थोड़ी बहुत दुआ-सलाम हुई। उसको मैंने अपनी सारी सिचुएशन बताई कि मेरे रसौली है, मैं माँ नहीं बन सकती। ये मामलात हैं। तो उसने कहा कि मैं तुमसे अल्लाह की रज़ा के लिए शादी करूँगा और तुम्हें बाहर लेके आऊँगा, उसके बाद तुम्हारा इलाज करवाएँगे और अगर तुम्हें बच्चे हो गए ठीक है, नहीं तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। अब उसने वहाँ से मेरे लिए 1 लाख रुपए भेजा, वहाँ से मेरे लिए कुछ ऐसी चीज़ें भेजी, तोहफ़े-तोहाइफ़ और फिर मेरे घरवाले जो थे वो बड़े परेशान हो रहे थे क्योंकि मैं ये सारी बातें अपनी एक कज़न को बताती थी। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िंदगी में कभी अपने राज़ किसी को मत बताएँ। जब आपने किसी को बता दिए तो वो आपके नहीं रहेंगे, फिर वो उसकी मर्ज़ी है जिसको मर्ज़ी बताए। पलवशा कहती है कि मेरी जो कज़न थी वो मेरी भाभी को सारी बातें बताती थी। मेरी भाभी के साथ मिली हुई थी और मेरी भाभी जो है वो मेरे भाई को भड़काती थी, मेरी माँ को भड़काती थी और आखिरकार उस लड़के ने हमारे घर रिश्ता भेज दिया। जब उसने रिश्ता भेजा तो ये सब हैरान हो गए। सब मुझसे मेरे चचा जो थे वो घर के बड़े थे, वो कहते कि तुम्हारे भाई से पूछना है। मैंने उनसे कहा कि जब मेरे भाई ने मेरा पहला रिश्ता ख़राब कर दिया है कि मेरा शौहर मुझे बाहर लेके जा रहा था, उसने कोई कागज़ात नहीं बनाए, कुछ नहीं किया तो मैं अब भाई से क्यों पूछूँ? मैं यहाँ शादी करना चाहती हूँ। लेकिन उसने फिर भी मेरे भाई को फ़ोन किया, उससे पूछा, तो भाई ने कोई सही जवाब नहीं दिया। आखिर रिश्ता आया हुआ था, मैं रज़ामंद थी तो मेरा रिश्ता उस लड़के के साथ हो गया। अब उस लड़के के साथ मेरी शादी हो गई है और मेरा भाई जो है कुछ दिनों के बाद अचानक सऊदीया से वापस आ गया। जैसे ही मेरा भाई वापस आया तो मेरे भाई ने आके घर में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और वहाँ से वो कोई ऐसी चीज़ लेके आया था जो वो मुझे मुझे और अम्मी को देता था। जब भी मुझे और अम्मी को खाना देते तो मेरा जो है कानों से धुएँ निकलते, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता, मेरी अम्मी के साथ भी यही कुछ होने लगा और एक दिन तो हद ही हो गई। जब मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी ये हम लोगों को इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ दे रहे हैं जो कि हमें नुकसान पहुँचा रही है, तो अम्मी ने भाई के साथ झगड़ा किया तो भाई जो है वो शाम को 5 बजे के करीब अम्मी से लड़ना शुरू हुआ, मुझे कमरे में बंद कर दिया, अम्मी के साथ वो लड़ रहा है, अम्मी को मार रहा है और रात के 11-12 बज गए। उसके बाद वो उसी तरह से हमें ये चीज़ देते रहे हैं। कहती मैंने डॉक्टर के पास गई हूँ, टेस्ट करवाएँ लेकिन मुझे कोई भी उसमें ऐसी चीज़ नहीं मिली कि कोई कहे कि हमें कोई ज़हर दिया जा रहा है या कुछ दिया जा रहा है। लेकिन वो लोग बहुत खुश होते थे, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते थे, बड़े खुश होके लेके जाते थे कि इनकी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता। अब वो पलवशा कह रही है कि सऊदीया से कुछ ऐसा सामान लेके आया था जो हमें दे रहा था। मेरी अम्मी जो है उनका बीपी बढ़ जाता, उनको पसीने आते, मेरे साथ भी यही कुछ हो रहा था। इस वक़्त कह रही हैं कि मेरे बाल जो हैं वो झड़ चुके हैं, मेरे आँखों की बिनाई जो है वो कम हो चुकी है और मैं अपने शौहर के इंतज़ार में बैठी हूँ कि कब वो मुझे अपने साथ बाहर ले जाए। अब मेरा शौहर जो है वो 1 साल तक तो मेरे साथ राब्ते में रहा, जिसने मुझसे दूसरी शादी की थी। लेकिन 1 साल के बाद अब उसने भी राब्ता ख़त्म कर दिया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि वो मुझे तलाक ना दे, मुझे अपने साथ ले जाए क्योंकि ये गम जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। और अम्मी जो है उसकी तबीयत ख़राब होती रही और उसके बाद एक दिन अम्मी भाभी के साथ उनके ससुराल में किसी शादी में गई हुई थी, वहीं पर उनको खाने में उन्होंने कुछ दिया है और अम्मी जो है उनकी तबीयत ख़राब हुई, उनका बीपी हाई हुआ और उनको अटैक हुआ और वो मर गईं। कहती मैंने बहुत शोर किया कि इन्होंने मेरी अम्मी को ज़हर दिया है, लेकिन कोई रिश्तेदार मेरी बात पे यकीन करने को तैयार नहीं है। वो सब के सब कहते हैं कि तुम पागल हो। और मेरे जो भाई हैं या घरवाले हैं, जब मैं कहती हूँ पुलिस बुलाऊँगी तो वो कहते हैं कि तुम बुलाओ पुलिस को, हम पुलिस को पैसे देंगे, पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारी कोई बात उनको ये नहीं कह सच नहीं साबित हो सकती कि हमने कुछ किया है। अब पलवशा जो है कहती मुझे एक कमरा दिया गया है, जिस कमरे
वो कमरा घर की बलाई मंजिल है और ऊपर से सीधी धूप आती है। एक ही कमरा है, उसी कमरे के अंदर बैठकर मैंने कपड़े धोने हैं, उसी कमरे के अंदर बैठकर मैंने खाना बनाना है और उसी कमरे में रहना है। अब जिस दिन मैं खाना ना बनाऊँ, ये लोग मुझे खाना दें, तो वो खाना इस तरह से होता है कि जब मैं खाती हूँ तो मेरे जैसे-जैसे जिस्म के अंदर जाता है ना, तो मुझे धुएँ निकलते हैं, मुझे गर्मी लगती है, पसीने आते हैं। जब मैं खाना खुद बना के खाती हूँ तो वो ठीक होता है। जबकि वो कहती है कि मेरे कोई रिश्तेदार इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। वो सब के सब मुझे पागल और मरीज़ा कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो, पागल हो, तुमने सबको परेशान किया हुआ है। और मैं अपने शौहर का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब वो मुझे अपने साथ ले जाए। और कहती है कि मैं बहुत सारी बीमारियों से अकेली लड़ रही हूँ। इस वक़्त मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं कैंसर की मरीज़ा हूँ। मेरे बाल झड़ चुके हैं, मेरी उम्र जो है वो गुज़र गई है। मेरी जो टाँगें हैं, जो घुटने, जोड़ जितने भी हैं, उनमें जो रोगन होता है वो ख़त्म हो गया। मैं चल फिर नहीं सकती, मेरी हड्डियाँ निकल आई हैं, गोश्त जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। जो नसें हैं, रगें हैं, वो नज़र आ रही हैं। तो मेरे साथ ये सारा ज़ुल्म हो रहा है। कहती कि मेरा भाई कैसे मेरे साथ, जो मेरी माँ के पेट से पैदा हुआ है, मेरे साथ ये ज़ुल्म कर सकता है। उसको मेरी ज़रा फ़िक्र नहीं है। भाभी है, वो भाई को वर्गलाती है और मैंने जिस-जिस के ऊपर एतबार किया उसको अपनी कहानी सुनाई है। अपने दुःख दर्द जो मेरे अंदर हैं वो सुनाए हैं, उन सब ने जाके मेरी भाभी और मेरे भाई को बताए हैं। उसके बाद मुझे जो मार पड़ी है वो मुझे पता है। मेरे भाई ने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया और मुझे ज़ुल्म का निशाना बनाया। आज मैं परेशान हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा शौहर मुझे ले जाए। ये थी पलवशा की कहानी। कहानी तो काफ़ी लंबी थी, कुछ चीज़ें मैंने शॉर्ट कर दी हैं। अब यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि पलवशा के जो शौहर है, पहले शौहर ने तो उसको तलाक दे दी 10 साल के बाद, लेकिन दूसरे शौहर ने अभी तलाक नहीं दी। मैं चाहता हूँ कि वो इसको अपने साथ ले जाए, इसका इलाज करवाए और इसकी ज़िंदगी जो है बाकी की उसको खुशहाल तरीके से गुज़ारने की तरफ कोशिश करे, ताकि ये भी ज़िंदगी के सुख देख सके। क्या पता किसकी दुआएँ आपकी ज़िंदगी बदल दें, क्योंकि हम सब ने रोज़े क़यामत रब के सामने खड़े होना है, अपने रब के सामने। तो वहाँ पर हमें सर जो है वो शर्म से झुकाना ना पड़े। कुछ ना कुछ तो हमारे पास हो ना, जो हमारी गवाही दे सके कि हमने अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा किया था। बाकी आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि पलवशा का वहम है या वाक़ई पलवशा के साथ ज़्यादती हो रही है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।